नेशनल देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। तो आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की। 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और पीएम मोदी सबसे पहले पुणे पहुंचेंगे। 2 बजे देहू पुणे में जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन वो करेंगे। इसके बाद मुंबई पहुंचेंगे पीएम मोदी। शाम 4:15 बजे राजभवन में जय भूषण बिल्डिंग और गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे मुंबई समाचार के 20 शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उनका कार्यक्रम रहेगा। तो जानकारी आपको दे रहे हैं 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी, और महाराष्ट्र के दौरे पर जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो सबसे पहले पुणे पहुंचेंगे। 2 बजे देहू पुणे में जगतगुरु संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन वो करेंगे। इसके बाद में पुणे से मुंबई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 4:15 बजे का समय निर्धारित है। उसके बाद राजभवन में जय भूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज का उद्घाटन। शाम 6 बजे मुंबई समाचार के 20 शताब्दी समारोह में भी हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। ये भी उनका कार्यक्रम, और इसी के बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्यों कांग्रेस कर रही है कदम उठाने में देरी? इन दिनों देश भर में केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हैं। हालांकि इसके लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपने अपने फॉर्मूले बनाए हैं। जैसे गत साल ममता जाकर बैठ गई थी सीबीआई के दफ्तर में। कोलकाता के कार्यालय में करीब 6 घंटे तक ममता बैठी रही और इस तरह से ईडी के एक्शन से शरद पवार भी एक्टिव हुए। मुंबई के ईडी कार्यालय जाकर अपना पक्ष रखने का आह्वान उन्होंने किया था। पवार के मुंबई आने की सूचना पर मुंबई पुलिस के हाथ पांव भी उस समय फूल गए थे। कमिश्नर खुद पवार के घर जाकर ईडी कार्यालय नहीं जाने की गुहार लगा चुके हैं। आखिर 25,000 करोड़ के कथित घोटाले में पवार को पेश नहीं होना पड़ा था, लेकिन अब सीधा इन्वॉल्व नहीं होने के बावजूद सोनिया राहुल ईडी के सामने पेश होंगे। सवाल यह है कि सोनिया राहुल ने ममता पवार जैसा कदम क्यों नहीं उठाया? यदि 2 जून को दस्तावेजों के साथ ईडी पहुंचते तो बेकसूर होने की धारणा भी बनती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वे दोषी हैं और ईडी ने उन्हें तलब किया है। कोशिशें नहीं की जा रही है, और इसी का सवाल ये है कि कांग्रेस भी अपने हद से, अपने पक्ष से क्यों कोशिशें नहीं करी है? पहले भी ऐसे जब वाकये सामने आए, पहले भी जब ऐसे मामले सामने आए, ममता बनर्जी का यहाँ पर जिक्र हुआ, वो पूरे 6 घंटे तक ईडी के दफ्तर के बाहर बैठी रही, धरना उन्होंने दिया। तो सवाल यही है कि कांग्रेस कदम उठाने में देरी क्यों कर रही है, विलंब क्यों कर रही है? इन दिनों देश भर में केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से एक्टिव है, इसके लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपने अपने फॉर्मूलेज भी डिजाइन किए हैं। और जैसे गत साल की ही बात है कि ममता जाकर के सीबीआई के दफ्तर में कोलकाता के कार्यालय में करीब 6 घंटे तक बैठी रही थी ममता बनर्जी, और इस तरह ईडी के एक्शन से शरद पवार भी एक्टिव हुए थे। जब उन पर भी ईडी का एक्शन हुआ तो अपना पक्ष रखने के लिए वो भी एक्टिव हो गए थे। मुंबई के ईडी कार्यालय में जाकर अपना पक्ष रखने का आह्वान उन्होंने किया, और न सिर्फ आह्वान किया बल्कि जब सूचना ये पहुंची मुंबई पुलिस के पास तो मुंबई पुलिस के हाथ पांव फूल गए। कमिश्नर खुद पहुंचे पवार के घर और ईडी कार्यालय नहीं जाने की गुहार उन्होंने शरद पवार से लगाई। लेकिन आखिर 25 करोड़ के कथित घोटाले में पवार को पेश नहीं होना पड़ा। ये रिजल्ट इन सभी जद्दोजहद का सामने उनके लिए आया था। अब सीधा इन्वॉल्व नहीं होने के बावजूद भी ईडी का जो समन मिला है, नोटिस मिला है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, सवाल यही है कि सोनिया राहुल ने ममता पवार जैसा कदम अब तक क्यों नहीं उठाया, या फिर आने वाले दिनों में उठाने वाले हैं तो विलंब अब तक क्यों किया? यदि 2 जून को दस्तावेजों के साथ ईडी पहुंच जाते तो उनके बेकसूर होने की धारणा बनती, लेकिन सोनिया गांधी चूंकि कोरोना पॉजिटिव है और यही उन्होंने अभी हवाला अपनी ओर से दिया है कि अभी आने वाले जो तारीख है ईडी की ओर से दी गई है उसमें वो पेश नहीं हो सकती क्योंकि क्वारंटीन है, कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन सवाल ये भी है और ऐसा लग भी रहा है कि वे दोषी क्या है, क्या ईडी ने उन्हें तलब किया है? ये तमाम सवाल इस चीज से जनरेट होते हैं क्योंकि अपने ओर से अभी पक्ष रखने की दिशा में कोई भी कार्य दोनों की ओर से नहीं किया गया। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, ईडी के समन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस ने अपने सांसदों को पार्टी मुख्यालय बुलाया है। और देखिए अभी 13 जून को सभी सांसदों को पार्टी मुख्यालय बुलाया गया है। सभी महासचिव, प्रदेशाध्यक्षों को भी कांग्रेस ने बुलाया है। सोनिया राहुल को 13 जून को ईडी के समक्ष पेश होना है, और अभी ही जानकारी इस पर जो सामने आ रही है वो ये है कि आगामी 13 जून का समय मांगा गया है। कोविड पॉजिटिव सोनिया गांधी अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ है। उन्होंने 8 जून को पेश होना था, लेकिन अब 13 जून का समय ईडी के समक्ष पेश होने का। लेकिन ईडी के समक्ष पेश होने से पहले कई कार्य भी करने होंगे, पार्टी को एकजुट करना होगा। सीधा इन्वॉल्वमेंट उनका इस प्रकरण में नहीं है, और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस कर रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि शक्ति प्रदर्शन जब होगा
तो क्या ईडी के अगले नोटिस से पहले ये मामला कुछ हद तक सॉर्ट होता दिखता नजर आ रहा है, या फिर ईडी के समन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस जब है अपने सांसदों को बुला रही है पार्टी मुख्यालय पर। 13 जून को सभी सांसदों को पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचना है। सभी महासचिव साथ में पहुंचेंगे, प्रदेशाध्यक्ष साथ में पहुंचेंगे और सोनिया राहुल गांधी को भी 13 जून को ईडी के सामने पेश होना है। देखना ये होगा कि यहां शक्ति प्रदर्शन के बाद में क्या ये मामला दूसरी ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया। उत्तरी बंगाल में अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप। कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख जीबोन सिन्हा का वीडियो जारी। वीडियो में मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए अलगाववादी नेता दिख रहा है और इसके अगले ही दिन ममता बनर्जी का बयान भी आया। कहा, किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल के विभाजन का प्रयास। मेरे जीवित रहते पश्चिम बंगाल का विभाजन संभव नहीं है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कह दिया है। साथ ही कहा कि अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे अलगाववादी, लेकिन मांग सिर्फ मांग ही रह जाएगी। मेरे जीवित रहते पश्चिम बंगाल का विभाजन संभव नहीं है। ये बयान आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी का, जो कि सामने आया है। वीडियो मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए जब अलगाववादी नेता नजर आए, वीडियो के माध्यम से अलगाववादी नेता ने मुख्यमंत्री को धमकी दी और धमकी के अगले दिन ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कटाक्ष किया है, कहा है किसी कीमत पर भी पश्चिम बंगाल के विभाजन का प्रयास जो लोग कर रहे हैं उस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। ये भी कहा कि मेरे जीवित रहते तो पश्चिम बंगाल का विभाजन संभव नहीं है, अलगाववादी इसे भूल जाए। अलग गोरखालैंड की मांग अलगाववादी नेता कर रहे हैं और इस संबंध में एक वीडियो रिलीज करके मुख्यमंत्री को अलगाववादी नेता मांग कर रहे हैं और इसी संबंध में एक वीडियो रिलीज करके धमकाया गया, लेकिन उस पर तुरंत मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया, अपना बयान भी दिया। एनएचएआई ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क बनाई। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व रिकॉर्ड का ऐलान इसके बाद में कर दिया है। NH 53 पर सिंगल लेन में बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्विटर पर इसके दस्तावेज भी साझा किए हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनएचएआई ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में के द्वारा प्रमाणित भी किया है। गडकरी ने एनएचएआई की परियोजना के कुशल क्रियान्वयन और प्राधिकरण, साथ ही में राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियर्स, ठेकेदारों, सलाहकारों और श्रमिकों को बधाई भी दी। तो एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड को केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपने ट्विटर पर साझा किया। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक वीडियो संदेश भी दिया। कहा कि भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनएचएआई ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रमाणित भी किया है। उन्होंने एनएचएआई की परियोजना के कुशल क्रियान्वयन के लिए प्राधिकरण और साथ ही में सभी का धन्यवाद भी दिया जो कि इससे जुड़े हुए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइनिंग से जुड़े हुए इंजीनियर्स का, ठेकेदारों का, सलाहकार और श्रमिक सभी को बधाई उन्होंने इस वीडियो संदेश में दी। बीजेपी ने यूपी विधान परिषद चुनाव के घोषित किए उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य सहित उन सभी मंत्रियों को विधान परिषद भेजने का निर्णय जो कि अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं। पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को उम्मीदवार बनाए हैं। जानकारी साथ ही ये है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होंगे, इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही नाम भी आज सामने आ गए। बीजेपी ने यूपी विधान परिषद के चुनाव के लिए घोषित कर दिए हैं उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य सहित उन सभी मंत्रियों को विधान परिषद भेजने का निर्णय जो कि अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इसमें शामिल है पार्टी के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी। इनके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। ज्ञात हो कि 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होने वाले हैं, जिनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व सीएस पिटाई प्रकरण में अरविंद केजरीवाल सहित अन्य को राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य को राहत मिली है। पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में याचिका दायर थी और याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने खारिज कर दिया है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।
अंशु प्रकाश ने अरविंद केजरीवाल सहित अन्य पर मारपीट का आरोप लगाया था और इस मामले में केजरीवाल सहित अन्य को निचली अदालत से पूर्व में ही राहत मिल चुकी है। लेकिन इस राहत के बाद एक और याचिका लगाई गई, लेकिन अब वो याचिका भी खारिज कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं राहत यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गई है। निर्णय को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी और ये याचिका भी आज खारिज हो गई है। तो कहीं ना कहीं राहत मिली है। निचली अदालत से पहले खारिज की गई याचिका और उसके बाद में अब फिर से याचिका को खारिज कर दिया गया है। पूर्व सीएस पिटाई प्रकरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आया था। अरविंद केजरीवाल के साथ अन्य को राहत मिली है इस प्रकरण से जुड़े हुए। आपको जानकारी फिर से दे दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य को राहत मिली है। दरअसल पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में एक याचिका फिर से दायर हुई। याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने खारिज कर दिया। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की गई थी। अंशु प्रकाश ने अरविंद केजरीवाल सहित अन्य पर मारपीट करने का उनके साथ में आरोप लगाया था। इस मामले में केजरीवाल सहित अन्य को निचली अदालत से पहले ही राहत मिल चुकी है और उसी राहत के निर्णय को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में दायर याचिका भी आज खारिज हो गई। आजम खान के स्टैंड के क्या मायने? आजम खान को मुकदमों में राहत मिलनी शुरू हो गई। माना यह जा रहा है कि सपा से दूरी बनाकर भाजपा की मदद अब वो कर सकते हैं और ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने भाजपा की मदद कर दी है। उनके इस्तीफे से खाली सीट पर परिवार के किसी भी सदस्य को लड़ाने से इनकार आजम खान ने किया। सपा की ओर से आजम की पत्नी का नाम भी फाइनल किया गया था, लेकिन एन वक्त पर अपनी पत्नी के नाम पर आजम पीछे हो गए और करीबी नेता आसिम राजा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि आजम के परिवार से कोई और चुनाव लड़ता तो अलग माहौल भी बनता, क्योंकि आजम के जेल में रहने के दौरान जो सहानुभूति मिलने वाली थी, जो सिंपैथी वोट्स मिलने वाले थे, वो अब शायद ही मिले, क्योंकि अपनी पत्नी के नाम को भी उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर एन वक्त पर पीछे ले लिया। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम लोधी की राह भी आसान नहीं है, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि रियायतें जो मिल रही है, रियायतों का दायरा जिस कदर बढ़ रहा है, संकेत ये भी नजर आ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सहायता आजम खान ने करना शुरू कर दिया है या आने वाले दिनों में सहायता करेंगे। क्योंकि एक बड़ा एग्जाम्पल, एक बड़ा उदाहरण इसका यही है कि स्टैंड फिलहाल क्या है और स्टैंड का मायना इस चीज से अंदाजा उसका लगाया जा सकता है कि जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था, अपनी जगह परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम उन्होंने नहीं दिया। उनकी पत्नी का नाम जब सामने आया, जब सपा की ओर से उनकी पत्नी के नाम को आगे भी किया गया था, तो उन्होंने एन वक्त पर अपनी पत्नी के नाम को पीछे ले लिया। उसके बाद में उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस चुनाव में उतारने से इनकार कर दिया। सपा की ओर से आजम की पत्नी का नाम भी फाइनल किया गया था, लेकिन सिर्फ एन वक्त पर अपनी पत्नी के नाम को आजम ने पीछे करते हुए करीबी नेता आसिम राजा को उम्मीदवार बनाया। हालांकि आजम के परिवार से कोई चुनाव अगर लड़ता तो एक अलग माहौल बनता, चूंकि एक लंबे समय तक जेल में रहे, सिंपैथी वोट भी मिल सकते थे, लेकिन अब वो वोट नहीं मिल पाएंगे। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम लोधी की अगर हम बात करें इन चुनावों को लेकर स्पेशली, तो उनकी राह भी आसान है। कानपुर हिंसा के पीछे साजिश का खुलासा, जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 8 दिन पहले हिंसा की स्क्रिप्ट रची गई थी। हिंसा से पहले प्रशासन को गुमराह भी बाकायदा करने की कोशिश की गई थी। 26 मई को हिंसा की साजिश रची गई। 27 मई से मास्टरमाइंड हयात ने तैयारी इस हमले की शुरू कर दी थी, इस उपद्रव की शुरू कर दी थी। बंदी से पहले हयात ने सबको जिम्मेदारी दी। पोस्टर बैनर से नफरत का माहौल बनाया गया। हयात हाशमी लगातार पीएफआई के संपर्क में था और हिंसा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया। इस हिंसा को लेकर हयात हाशमी ने कई मीटिंग्स भी की। तो ये खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे पुलिस मास्टरमाइंड से जानकारी जुटा रही है, पूछताछ कर रही है, और वो संदिग्ध जिनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं, उनकी जैसे ही फोटोग्राफ उन लोगों से मैच हो रही है जो कि साजिश के पीछे बताए जा रहे थे। सभी अब हिरासत में भी आ रहे हैं, कुछ लोग डर से सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन कानपुर हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और पीएफआई का एंगल जब से इस मामले में सामने आया है, तब से और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस इसको लेकर बढ़ गई है। जानकारी ये मिल रही है कि 8 दिन पहले हिंसा की स्क्रिप्ट रची गई। हिंसा से पहले प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की गई। 27 मई को हिंसा की साजिश रची गई, 26 मई को माफ कीजिएगा, और 27 मई से मास्टरमाइंड जो था इस पूरे उपद्रव का हयात हाशमी, उसने तैयारी शुरू कर दी थी। बंदी से पहले हयात ने सबको जिम्मेदारी दी। पोस्टर बैनर से नफरत फैलाने का माहौल बनाया। हयात हाशमी की जानकारी भी लग रही है कि पीएफआई के लगातार संपर्क में था और न सिर्फ उपद्रव फैलाना बल्कि इसके आगे भी उसकी मंशा थी पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों के, जिन्होंने पहले भी देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के कई कार्य किए हैं।
हिंसा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया और हिंसा को लेकर हयात हाशमी ने एक नहीं कई मीटिंग्स की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में जातिगत सर्वे की अधिसूचना जारी है। 28 फरवरी 2023 तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी होनी है और सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सर्वे के दौरान संबंधित लोगों की आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण होगा। बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में भी इस तरह की सर्वे की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि बिहार से पहले कर्नाटक में भी इस तरह का जातिगत सर्वे हो चुका है, लेकिन कर्नाटक में आज तक इसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये सवाल है कि अब सर्वे जब हो रहा है और राज्य दर राज्य मांगे इस तरह के जातिगत सर्वे करने की उठ रही है, तो आंकड़े भी अभी तक जारी नहीं है। लेकिन बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में भी इस तरह के सर्वे की मांग उठने लगी है, क्योंकि सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। आगामी 28 फरवरी 2023 तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश हैं। तो बिहार में जातिगत सर्वे की अधिसूचना जारी हो गई है। औपचारिक सूचना अधिसूचना इसकी जारी हो गई है। 28 फरवरी तिथि तय की गई है 2023 तक, जब तक इस सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और ये डेडलाइन है। इस सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन भी किया गया है, यानी कि 500 करोड़ रुपए का बजट रहेगा इस पूरे सर्वे को कंडक्ट करने का। सर्वे के दौरान संबंधित लोगों का आर्थिक स्थिति भी जांची जाएगी। संबंधित लोग जो इससे जुड़े रहेंगे उनकी आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण होगा, जिसके बाद में बिहार के बाद अब दूसरे राज्य भी इस तरह की मांग उठा रहे हैं कि सर्वे ऐसे किए जाने चाहिए दूसरे राज्यों में। हालांकि कर्नाटक में बिहार से पहले जातिगत सर्वे हो गए हैं, लेकिन कर्नाटक में आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए सर्वे के आंकड़े। प्रसार भारती के सीईओ का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। शशि शेखर वेम्पति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। प्रसार भारती के अध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार वेम्पति संभाल रहे हैं और जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि शशि शेखर वेम्पति को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। जी हां, जून 2017 में 5 साल की अवधि के लिए वेम्पति की नियुक्ति हुई थी, लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि चूंकि 2 कार्यभार संभाल रहे हैं, 2 जिम्मेदारियां उनके पास है, तो 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें मिल सकता है। जून 2017 जब ज्वाइनिंग उनकी हुई थी, 5 साल की अवधि के लिए नियुक्ति वेम्पति को मिली थी और वेम्पति का आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन अब जानकारी ये भी सामने आ रही है विश्वसनीय सूत्रों से कि शायद 6 महीने के लिए उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है। प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति, जिनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। प्रसार भारती के अध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं। इस तरह से 2 जिम्मेदारियों को संभाला था। जून 2017 में 5 साल के लिए नियुक्ति उन्होंने ली थी, लेकिन आज जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जानकारी ये भी है कि आने वाले 6 महीनों के लिए उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंशन उन्हें मिल सकता है। भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर मिताली राज ने लिया संन्यास। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास उन्होंने लिया है। विश्व कप में अपना आखिरी मैच मिताली राज ने खेला। मिताली ने सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान करते हुए कहा, इतने सालों तक टीम का नेतृत्व करना सम्मान की बात थी। 39 साल की मिताली ने 23 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का अंत करते हुए लिखा, वर्षों से आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं आपके आशीर्वाद और समर्थन से दूसरी पारी की शुरुआत करने की तैयारी कर रही हूँ। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज मिताली राज है। मिताली ने 232 मैचेस में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। टीम इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। वनडे में मिताली राज के नाम 60 शतक और 64 अर्धशतक है। तो वहीं टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो भारत की ओर से दोहरा शतक लगाने वाली इकलौती महिला बल्लेबाज मिताली राज हैं। लेकिन संन्यास की जानकारी उन्होंने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अपने फैंस के साथ में जब साझा की, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों को दुख भी है, चूंकि एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिताली राज ने वर्ल्ड कप में भी किया। 39 वर्षीय है, 23 साल का अंतर्राष्ट्रीय करियर उनका रहा। अपने 23 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर विराम लगाते हुए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से मिताली राज ने संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान में पर्वतीय बलूचिस्तान प्रांत में बड़ा हादसा। 100 फीट गहरी खाई में एक पैसेंजर वैन गिर गई। 22 लोगों की मौत की जानकारी। जोब राष्ट्रीय राजमार्ग पर किला सैफुल्ला इलाके के पास यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त कुल 23 लोग इस वैन में सवार थे। मृतकों में 5 बच्चे, 5 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल होने की सूचना भी मिली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। दुखद ये घटना, चूंकि इसमें एक पूरे परिवार की क्षति हुई है। मृतकों में 5 बच्चे शामिल हैं।
लिहाजा जो हादसा है और अधिक गमगीन और अधिक दुखद हो जाता है। 5 महिलाएं इसमें शामिल हैं और 11 पुरुष शामिल हैं। हादसे के वक्त इस वैन में कुल 23 लोग सवार थे, जिसमें से 5 बच्चे, 5 महिलाएं और 11 पुरुषों की मौत हो गई है। अभी भी रेस्क्यू जारी है। 100 फीट गहरी खाई में ये पैसेंजर वैन गिर गई। 22 लोगों की मौत हुई है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर किला सैफुल्ला इलाके के पास ये हादसा हुआ। इस हादसे पर दुख भी जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी इस घटना पर अपना दुख जाहिर किया। मिस्र और तुर्की से लौटाया गया भारतीय गेहूं इजराइल में अटका। जहां दोनों देशों ने वापस लौटाया, भारत से भेजा 56,000 टन दुरूम गेहूं। पश्चिम एशिया के मौजूदा राजनीतिक विवाद से इसका संबंध नहीं है। हालांकि आईटीसी लिमिटेड की ओर से रवाना किया गया था गेहूं का शिपमेंट। तुर्की ने प्रोटीन कंटेंट 13 से 14% कम होने की वजह से इस गेहूं को लौटा दिया है। मिस्र ने कोई सैंपल टेस्ट नहीं होने की वजह से गेहूं को लौटाया है। अपने अपने कारण दोनों ओर से दिए गए, लेकिन अब इजराइल के बंदरगाह पर अगले आदेश के इंतजार में गेहूं से लदे हुए जहाज खड़े हुए हैं। सवाल ये उठता है कि अगला आदेश कब आएगा, कब वहां से जहाज रिलीज हो पाएंगे और पहुंच पाएंगे। भारत से 56,000 टन दुरूम गेहूं भेजा गया था, मिस्र में भेजा गया था, टर्की में भेजा गया था। पश्चिम एशिया में मौजूद राजनीतिक हालात से, राजनीतिक विवाद से, जो मौजूदा वहां पर विवाद है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि आईटीसी लिमिटेड की ओर से गेहूं का शिपमेंट रवाना किया गया था, लेकिन अपने अपने कारण यहां पर दिए गए, अपने अपने प्रेफरेंसेस के आधार पर इसे नहीं लिया गया। टर्की ने प्रोटीन कंटेंट कम होने की वजह से 13 से 14% उन्होंने कहा है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट कम है और इस वजह से गेहूं को लौटाया। मिस्र ने कोई सैंपल टेस्ट नहीं होने की वजह से गेहूं को लौटाया, लेकिन अब इजराइल के बंदरगाह पर अगले आदेश के इंतजार में गेहूं से लदे हुए जहाज खड़े हैं।